गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, इस समय हम पाठ पढ़ रहे हैं ज़मीन की भूख। और वीडियो के पहले और दूसरे भाग में आपने देखा कि किस प्रकार दीना जो है वो ज़मीन की भूख के लिए व्यग्र था, बेचैन था। आइए देखते हैं कि जब उसकी बात कोलों के सरदार से हुई तो आगे क्या हुआ। तो अभी तक आपने पढ़ा कि दीना ने उनको लोगों की काफ़ी खातिरदारी की और उन लोगों ने भी दीना को काफ़ी सम्मान दिया। दीना ने कहा कि आपकी दया के लिए मैं आभारी हूँ, मुझे थोड़ी सी ज़मीन चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि मेरा अपना ज़मीन का छोटा टुकड़ा कौन सा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ज़मीन को नाप लिया जाए और उतना टुकड़ा मेरे हवाले कर दिया जाए। सरदार ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, ज़मीन तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। दीना ने पूछा, ज़मीन की दर क्या होगी, किस रेट से ज़मीन दोगे। सरदार ने कहा, हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपये। दीना समझा नहीं, बोला, दिन का हिसाब कैसा है, यह बताइए कितने एकड़। सरदार ने कहा, यह सब गिनना गिनाना हमसे नहीं होता, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी ज़मीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वही तुम्हारी, और कीमत है दिन भर की 1000। दीना आश्चर्य में पड़ गया और बोला, एक दिन में तो बहुत सी ज़मीन को घेरा जा सकता है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जी हाँ, यहाँ देखेंगे आगे। सरदार हंसा, बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह न आ गए जहाँ से चले थे तो कीमत ज़ब्त समझी जाएगी। वो कीमत जो है आपकी हमारे पास हमेशा के लिए हो जाएगी और वो उसे आपको जो है हम वापस नहीं देंगे। और शर्त यह है कि आप जहाँ से चलोगे वहाँ से दिन भर में घूम करके वापस वहीं आओगे। दीना बोला, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं किस जगह से चला था। सरदार बोला, क्यों, हम सब साथ चलेंगे और जहाँ तुम ठहरने को कहोगे ठहरे रहेंगे। उस जगह से शुरू करना और वहीं लौट आना। साथ फावड़ा ले लेना, जहाँ ज़रूरी समझो निशान लगा देना। जितनी ज़मीन इस तरह तुम नाप लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। दीना खुश हुआ। तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे ही करते कराते रात हो गई। दीना के लिए उन्होंने खूब आराम का बिस्तर लगा दिया और वे लोग रात भर के लिए विदा हो गए। वो लोग चले गए, कह गए कि पौ फटने से पहले ही, दिन निकलने से पहले ही वे आ जाएंगे, ताकि सूरज निकलने से पहले मुकाम पर, लक्ष्य पर पहुंचा जा सके। दीना बिस्तरे पर लेटा तो रहा, पर उसे नींद न आई। रह रहकर वह ज़मीन के बारे में सोचने लगता था। चलकर मैं कितनी ज़मीन नाप डालूं, कुछ ठिकाना है। एक दिन में 35 मील तो आसानी से ही कर लूँगा। दिन आजकल लंबे होते हैं और 35 मील कितनी ज़मीन उसमें आ जाएगी। उसमें से जो अनउपजाऊ होगी उसे बेच दूंगा या किराए पर उठा दूंगा, लेकिन जो चुनी हुई बढ़िया होगी वह अपना फार्म बनाऊंगा। दीना रात भर पड़ा ज़मीन के बारे में सोचता रहा। देर रात कहीं नींद आई। बाहर झांक कर जो देखा तो सवेरा होने वाला था। सोचा, समय हो गया, उन्हें अब जगा देना चाहिए, चलने में देर ठीक नहीं। दीना ने उन्हें उठाया और चलने को कहा। कुल तैयार होकर चल पड़े, कुछ घोड़े पर, कुछ गाड़ी में। दीना भी नौकर के साथ फावड़ा लेकर खुले मैदान की ओर चल पड़ा। ज़मीन देखकर दीना की आंखें चमक उठी। धरती एकदम अछूती पड़ी थी, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। सरदार ने अपने सिर की रोएदार टोपियां उतारी और धरती पर रख दी। कहा, यह निशान रहा, यहाँ से चलो और यहाँ आ जाओ। जितनी ज़मीन चलकर तय कर लोगे वही तुम्हारी। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो जो कोलों का सरदार था वह जो है दीना से बात कर रहा है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर गिनकर रख दिए। फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कस लिया। अंगोछे में रोटी रखी, वो जो एक अंग वस्त्र होता है, अंगोछा जिसे कहते हैं, अंगोछे में रोटी रखी। आस्तीनें चढ़ाई, जो हाथ में जो है आस्तीनें होती वो चढ़ाई। पानी का बंदोबस्त किया। आदमी से फावड़ा लिया
और चलने को तैयार हुआ। कुछ क्षण सोचता रह गया कि किस तरफ से चलना बेहतर होगा। जमीन के रूप में सभी तरह का लालच बिखरा पड़ा था। उसने तय किया कि पहले तो सामने सूरज की तरफ ही चला चलूं। एक बार पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। अंगड़ाई लेकर बदन की सुस्ती हटाई और धरती के किनारे सूरज के मुंह चमकाने का इंतज़ार करने लगा। सोचने लगा कि मुझे वक्त नहीं खोना चाहिए और ठंड ठंड में रास्ता अच्छा पार हो सकता है। सूरज की पहली किरण का उसकी ओर आना था कि दीना कंधे पर फावड़ा संभाल खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में वह न धीमे चला न तेज। अब पीछे मुड़कर देखा, अंदाजन 3 मील तो वह आगे होगा। धूप में ताप आना शुरू हो गया। कुर्ते पर से कोट उतार कर उसने कंधे पर डाल लिया और फिर चल पड़ा। अब खासी गर्मी होने लगी। उसने सूरज की तरफ देखा। वक्त हो गया था कि कुछ खाने पीने की भी सोची जाती, लेकिन दीना ने सोचा खाने पीने में वक्त बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। उतनी देर में कुछ कोस मतलब कुछ और ज़्यादा किलोमीटर्स जो है तय किए जा सकते हैं। एक कोस में 3 किलोमीटर कहीं कहीं माना जाता है, तो कुछ और किलोमीटर चला जा सकता है, कुछ और कोस चले जा सकते हैं। उसने जूते उतार कर अपनी धोती में खोस लिए और बढ़ चला। जैसे जैसे आगे बढ़ता एक से एक बढ़कर ज़मीन उसे मिलती और वह आगे बढ़ता जाता। कुछ देर वह सीधा बढ़ा चला। चलते चलते वह इतनी दूर निकल गया कि दिन का दूसरा पहर शुरू हो गया था। दीना ने सोचा, ओह, मैं इधर काफ़ी बढ़ आया हूँ, अब लौटना चाहिए। पसीना बेहद आ रहा था और प्यास भी लगाई थी। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दीना जो है अपने कंधे पर फावड़ा लिए ज़मीन को नाप रहा है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। उस जगह ठहर कर उसने फावड़े से निशान बनाया और पानी पीकर वापस मुड़ गया। उसने सूरज की तरफ देखा। सिर पर दोपहर हो आई थी। सोचा अब ज़रा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया, रोटी निकाल कर खाई और पानी पिया। लेटा नहीं कि कहीं उसे नींद ना आ जाए। इस तरह कुछ देर बैठ फिर वह आगे बढ़ चला। पहले तो चलना आसान हुआ। खाने में उसमें शक्ति आ गई थी, लेकिन गर्मी इतनी तेज़ थी कि उसकी आंखें जलने लगी थी। तो भी वह चलता ही चला गया। सोचा कि तकलीफ़ घड़ी 2 घड़ी की है, आराम ज़िंदगी भर का हो जाएगा। इस तरह भी उसने काफ़ी लंबी राह नापी। वह बाईं तरफ मुड़ने वाला था कि आगे ज़मीन उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी। यह सोच उसने उस टुकड़े को भी नाप डाला। दीना की नज़र बार बार सूरज पर पड़ती। वह दुगनी तेज़ से भागने की कोशिश करता, मानो उसमें और सूरज में दौड़ प्रतियोगिता छिड़ी हो, लेकिन अब चलने में उसे मुश्किल हो रही थी। नंगे पैर जगह जगह से कट और छिल गए थे और टांगें जवाब दे रही थीं। ज़रा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन यह कैसे हो सकता था। सूरज छिपने से पहले उसे वहाँ पहुँचना भी तो था, पर सूरज किसी का इंतज़ार न करते समय करता है। सूरज किसी का इंतज़ार न निकलते समय करता है और न डूबते समय। पल पल नीचे ढलते सूरज को देख दीना को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह सोचने लगा कि मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने इतने पैर पसारे ही क्यों? अगर कहीं वक्त पर न पहुंचा तो कितना नुकसान होगा। दीना की चलने में सांस फूलने लगी और उसे चलने में कठिनाई होने लगी। फिर भी वह तेज पर तेज कदम रखता गया। उसने अपनी टोपी, वास्कट, जूते उतार कर फेंक दिए। बस एक फावड़ा अपने साथ रहने दिया। वह पसीना पसीना हो रहा था। धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी और मुंह सूख गया था, लेकिन फिर भी वह भागता ही जाता था। छाती उसकी लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थी। दिल भीतर हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा था। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थीं। दीना डर गया कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर न हो जाए। सूरज धरती से लगा जा रहा था। अब डूबा। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया था, लेकिन दीना की जगह से बिल्कुल किनारे आ लगा था। को लोग हाथ हिलाते सामने दिखाई दे रहे थे। अब तो ज़मीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी थी, जिस पर उसकी रकम रखी थी। जहाँ बैठा सरदार भी दिखाई दिया, जो कि अपने पेट को पकड़ के हंस रहा था। लेकिन दीना की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी।
दीना ने अपनी निगाह सूरज पर डाली। देखते देखते सूरज पूरी तरह डूब गया। टोपी की जगह पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो आया। उसके मुंह से एक चीख निकल गई, ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। सरदार बैठा वहीं पेट पकड़े हंस रहा था। दीना मुंह के बल आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी पर जा पहुँचे। सरदार ने कहा, देखो उसने कितनी ज़मीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है कि मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका था। कोल लोग दया से और व्यंग से उस पर हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 2 गज ज़मीन मिली। तो जहाँ पर जो है उसे दफनाया गया दीना को, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसे 2 गज ज़मीन मिली जिसमें उसकी लाश को दफन किया गया। तो आपने देखा अभी लियो टॉल्स्टॉय की यह रचना थी। लियो टॉल्स्टॉय के बारे में आइए थोड़ा जानते हैं कि वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनका जन्म 9 सितंबर 1828 में रूस के एक संपन्न परिवार में हुआ। वे सेना में भी कार्यरत रहे, लेकिन उन्हें लेखन में रुचि थी, अतः एक वर्ष में ही सेना छोड़कर लौट आए। उनकी प्रमुख रचना वॉर एंड पीस और अन्ना कैरेनिना ने उन्हें साहित्य जगत में विशेष स्थान दिलाया। उनकी अन्य रचनाएं द पावर ऑफ डार्वफनेस, द लिविंग कॉर्पस, द प्रूफ्स ऑफ इनलाइटमेंट आदि हैं। धन दौलत व साहित्यिक प्रतिभा के बावजूद टॉल्स्टॉय मन में शांति के लिए तरसते रहे। अंततः 1890 में अपनी धन संपत्ति त्याग दी। अपने परिवार को छोड़कर वे ईश्वर और गरीबों की सहायता करने हेतु निकल पड़े। उनके स्वास्थ्य ने अधिक दिनों तक उनका साथ नहीं दिया। आखिरकार 20 नवंबर 1910 को अस्तापवा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर इस धनिक पुत्र और महान साहित्यकार ने एक गरीब निराश्रित बीमार वृद्ध के रूप में मृत्यु को गले लगा लिया। तो यहाँ पर आपने जाना भी लियो टॉल्स्टॉय के बारे में। आशा करता हूँ कि ये जो 2 गज ज़मीन नामक आपने पाठ पढ़ा, यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।